क्या आपके घर में भी कोई प्रेग्नेंट लेडी, बहू, बहन या बेटी है? तो यह वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं डॉक्टर डीके राय, डायबिटोलॉजिस्ट, और आज हम बात करने वाले हैं कि जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो वह 9 महीनों तक केवल एक बच्चे को ही नहीं बियर कर रही होती है, बल्कि एक पूरी फैमिली की मेटाबॉलिक डेस्टिनी डिसाइड कर रही होती है। और इसी कड़ी में हमारे साथ बात करने के लिए नॉर्थ इंडिया की रिनोन्ड वॉइस और में से एक और रिनोन्ड गायनेकोलॉजिस्ट, परफेक्ट त्यागी हॉस्पिटल की डायरेक्टर डॉक्टर ममता त्यागी जी हमारे साथ हैं। तो ममता त्यागी मैडम, आपका स्वागत है। आप अक्सर टीवी चैनल, सोशल मीडिया पे लोगों को एजुकेट भी करती रहती हैं और एक रिनोन्ड क्लिनिशियन भी हैं, गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं। तो हम यहीं से शुरू करते हैं कि जो आपके पास यूजुअली जो जिस्टेशनल डायबिटीज वाले पेशेंट्स आते हैं, उनको आप कैसे देखती हैं? क्या एक यह शुगर के नंबर्स तक ही लिमिटेड है कि फास्टिंग पीपी शुगर एंड HbA1c तक, या इससे अधिक कुछ मेटाबॉलिक प्रॉब्लम, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम या हार्मोनल प्रॉब्लम के एंगल एंड नेक्स्ट वार्निंग साइन के रूप में थी? इस पे आपका क्या विचार है? पहले तो मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी डॉक्टर धनंजय मुझे अपने इस प्लेटफ़ॉर्म पे लाने के लिए। और अगर हम बात करें आज के समय में जैसे मेरा फील्ड गायनेकोलॉजिस्ट है उसके ओपिनियन उसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ, तो शुगर आजकल समय में केवल एक बीमारी शुगर नहीं रह गई है। अगर एक पूरी फीमेल को लाइफ़ को देखा जाए, शादी से पहले देखिए पीसीओडी आजकल हर बच्चा जानता है क्यों सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, हम लोग खाते बहुत हैं, हम लोग सीरियसली हम लोग इंडियंस ना कार्बोहाइड्रेट के लिए फूडी होते हैं। जैसे खाने के बाद हमें मीठा चाहिए ही चाहिए, वो प्योर कार्बोहाइड्रेट है। हमारे लाइफ़स्टाइल आजकल ऐसे हो गए हैं कि बहुत सारे बच्चे क्या मुझे लगता है 1/3 बच्चे भी मुश्किल से आधा घंटा दौड़ नहीं लगाते। तो मैं शुरुआत करूँगी इसकी यंग एज से। पीसीओडी खुद एक शुगर को प्रीडिस्पोज़ करता है, सबको पता है कि आज पीसीओडी है तो आगे चल के आपको शुगर की संभावना हो जाएगी। उसके बाद जब बात कंसीविंग की आती है तो वहाँ भी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्यों? क्योंकि पीसीओडी होगा तो ओवुलेशन नहीं होगा, ओवुलेशन ना होगा तो प्रेगनेंसी होने में दिक्कत होगी और अगर आपको शुगर है और अनकंट्रोल्ड वन जो कंट्रोल में नहीं है, तो आपके साथ में अबॉर्शन की संभावना भी बहुत ज़्यादा होगी। और अगर हम प्रेगनेंसी की फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर यानी तीनों तिमाही की भी बात करें, तो आपको शुगर हर लेवल पे परेशान करेगा और केवल आपको नहीं परेशान करेगा, आपके बच्चे तक में भी वो कंजेनिटल एब्नॉर्मैलिटी यानी आनुवंशिक रोग होने की संभावना स्पाइना बाइफिडा, एनेन्केफेली इस सब की संभावना को लगभग 3 गुना बढ़ा देगा। तो ओवरऑल मैं पूरे समाज के लोग के साथ कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से हमने अपना खान-पान बदल दिया, हमने अपनी लाइफ़स्टाइल बदल दी और जिस तरह का जीवन आज के समय में हम व्यतीत कर रहे हैं, तो हम केवल शुगर को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, हम एक ऐसी बीमारी को बढ़ावा दे रहे हैं जो जल्दी हार्ट अटैक की तरफ लेके जाएगी, आपकी अगली पीढ़ी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करेगी। क्यों? जब उनके अंदर कंजेनिटल मैल्फॉर्मेशन ज़्यादा होंगी, आपको शुगर होगा तो हेरिडिटरी आपके बच्चे को भी शुगर होने की संभावना होगी। प्रेग्नेंट लेडी जो आजकल जिसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं, ये बात हम प्रेगनेंसी में उन्हें बता देते कि डिलीवरी के 1.5 महीने बाद हो सकता है कि आपका शुगर बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, बट बुढ़ापे में आपको शुगर होगा। तो ओवरऑल चीज़ें ये बता रही हैं आपको कि शुगर को केवल एक नंबर ना माना जाए। अगर शुगर बढ़ रहा है तो ये मानिए कि एक रेड सिग्नल सही बात बोले तो एक रेड सिग्नल ऑन हो गया है, जो आपके साथ वो रेड सिग्नल हमेशा चलेगा। आपको एक्सीडेंट होगा तो आपको इन्फेक्शन का खतरा होगा, प्रेगनेंसी होगी तो आपको हाई रिस्क पे रहेंगे आप, इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा होंगे, बच्चे के साथ शोल्डर डिस्टोशिया के चांस ज़्यादा होंगे, आपकी किडनी, आई डैमेज मतलब ओवरऑल देखा जाए तो शुगर केवल शुगर नहीं है, शुगर एक ऐसी प्रॉब्लम है जो ज़िंदगी भर आपके साथ कहते हैं ना ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी। ज़िंदगी के बाद इसलिए क्योंकि आपके बच्चों को भी वो अफ़ेक्ट करके जाएगी। तो हमारे समाज में इस समय इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत है, सोचने और समझने की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि केवल फास्टिंग शुगर बढ़ा नहीं है, एक रेड सिग्नल ऑन हो गया है। बिल्कुल, आपने बड़ा सही कहा मैडम कि डायबिटीज एक एपिडेमिक की तरह है। अभी दिल्ली की एक स्टडी आई है कि हर 5वें व्यक्ति को डायबिटीज है। और अभी आपने बड़ा अच्छा कनेक्ट किया कि पीसीओडी, ओबेसिटी, डायबिटीज, ये सारी चीजें अलग-अलग नहीं है। ये सबका रूट कॉज जो है लाइफस्टाइल से कहीं न कहीं रिलेटेड है। और कैसे शुरू होता है? मैरिज से भी पहले शुरू हो गया पीसीओडी के रूप में, फिर आया जेस्टेशनल डायबिटीज, और फिर उसके बाद से जो नेक्स्ट जनरेशन के लिए डायबिटीज का रिस्क। तो पूरी एक फैमिली की मेटाबॉलिक हिस्ट्री इससे डिसाइड हो रही है कि ये केवल एकमात्र नंबर तक सीमित नहीं होता है। तो ऐसे में
जो क्या ऐसी 3 क्या गलतियाँ हैं जो यूजुअली प्रेग्नेंट लेडीज़ करती हैं जिसकी वजह से वो जेस्टेशनल डायबिटीज़ या इस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करती हैं? हमारे भारतीय परिवेश की अगर मैं बात करूँ डॉक्टर धनंजय, तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हमारे पास पेशेंट प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव लेके आता है। वो प्रेगनेंसी से पहले प्रीनेटल चेकअप के लिए मोस्टली फीमेल्स हमारे पास आती ही नहीं है अनटिल अनलेस उन्हें प्रेगनेंसी होने में दिक्कत हो रही है। तो हमारे पास में प्रेगनेंसी के दौरान शुगर का डायग्नोसिस जो बनता है बहुत सारी फीमेल्स का सिर्फ तभी बनता है। अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह आती है कि जो बच्चे की फॉर्मेशन है फर्स्ट ट्राइमेस्टर वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला होता है, यानी बच्चे के जो ऑर्गन्स है वो ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं, उनकी प्राइमरी स्टेज आ चुकी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि शुगर बढ़े होने की वजह से जो कंजेनिटल मैल्फॉर्मेशन का रिस्क है उसके लिए मदर पहले ही एक्सपोज हो गई। इसका मतलब जो हमारा कंट्रोल करने का टाइम था, कंजेनिटल मैल्फॉर्मेशन को कम करने का समय था, वो हमारे हाथ से जा चुका होता है, क्योंकि पेशेंट ने ना तो शुगर उसको डायग्नोज या डायबिटीज उसको डायग्नोज नहीं हुआ था, उसे पता ही नहीं होता कि उसे शुगर है, ना उसने फॉलिक एसिड का सेवन किया होता है। तो सबसे बड़ी तो ट्रबल शूट या सबसे बड़ी समस्या जो मरीज को समझाने में आती है, वो ये आती है कि आपने जो गोल्डन पीरियड था बच्चे के लिए शुगर कंट्रोल का, वो गुमा दिया, वो चला गया। दूसरी प्रॉब्लम आती है, पेशेंट शुगर को सिर्फ एक ग्लूकोमीटर से नापने वाली चीज़ समझ रहा होता है। वो उसकी जो लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन है उसको नहीं समझ रहा होता कि हर स्टेज पे शुगर आपके लिए खतरा बनेगा। बच्चे की एब्नॉर्मैलिटी के लिए, बच्चे के हार्ट की प्रॉब्लम के लिए, यानी कंजेनिटल हार्ट की डिसीज़ेज़ का रिस्क भी आपकी शुगर के बढ़ने के साथ बढ़ जाएगा। बच्चे के चारों तरफ पानी बढ़ जाएगा, बच्चा स्टिल बर्थ होना, स्टिल बर्थ मतलब बच्चा पेट में ही अचानक से क्यों खत्म हो गया, पेशेंट को ये पता नहीं चलेगा। तो इस चीज़ की अवेयरनेस आज के समय में भी हमारी सोसाइटी में नहीं है कि शुगर केवल फास्टिंग शुगर आपका अगर 100 से 110 से ऊपर जा रहा है प्रेगनेंसी में, तो रिस्की है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि थोड़ा-सा तो बढ़ा है, लेकिन ये थोड़ा-सा बच्चे के लिए जो अगर हम कॉम्प्लिकेशन देखते हैं उससे 3 गुना बढ़ जाता है। बच्चा जब डिलीवर होगा, वो डिलीवर आराम से नहीं होगा, शोल्डर डिस्टोनिया होगा। तो बच्चे से रिलेटेड अगर हम रिस्क देखें, चाहे वो मोर्टेलिटी का रिस्क हो, मॉर्बिडिटी का रिस्क हो, नियोनेटल कॉम्प्लिकेशन का रिस्क हो, हर चीज़ में बच्चा 3 टाइम्स हर कॉम्प्लिकेशन में बढ़ जाएगा। साथ में ही मदर का रिस्क बढ़ेगा। लेकिन पहली बात की तो वो प्रेगनेंसी होती है, पहली बार शुगर डायग्नोज़ होता है, तो इसका सेंसिटाइज़ेशन करने में, इसे समझाने में हमें बहुत मुश्किल आती है, और बहुत बार ऐसा होता है कि हमें पता होता है कि हमारे पेशेंट को शुगर है, हमने वार्न किया होता है, फिर भी पेशेंट हमारे पास 8 एंड हाफ मंथ पर स्टिल की मतलब अल्ट्रासाउंड पे आईयूडी हो चुका है, ये रिपोर्ट लेके आता है। तो सेंसिटाइज़ेशन अभी हमें बहुत ही विगरस लेवल पे करना है। हमारी जो किचन है, हमें उन्हें इम्प्रूव करना है, समझाना है कि कार्बोहाइड्रेट मीठा हम सिर्फ़ अपने टेस्ट के लिए खा रहे हैं। हमारे बच्चे को कार्बोहाइड्रेट की एज़ सच कोई अलग से देने की ज़रूरत नहीं। तो शायद हम जब अवेयर करेंगे, आपके जैसे लोग इसमें लगेंगे, तो सोसाइटी में एक वाइड स्प्रेड एक मोटिवेशन जागेगा कि हाँ, हमें शुगर को सीरियसली लेना है, दैट टू इन प्रेगनेंसी, क्योंकि इसमें माँ और बच्चे दोनों को खतरा है। बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा कहा कि माँ और बच्चे दोनों को खतरा है। यूजुअली जब कोई भी स्पेशलिटी के डॉक्टर डील कर रहे होते हैं, तो वो एक पेशेंट के साथ डील कर रहे होते हैं। लेकिन जब गायनेकोलॉजिस्ट एक प्रेग्नेंट लेडी के साथ डील कर रहे होते हैं, तो वो हमेशा 2 लाइफ के साथ डील कर रहे होते हैं, यानी जच्चा और बच्चा, मदर एंड चाइल्ड बोथ। तो हर डिसीजन में आपको दोनों का ध्यान रखना पड़ता है। तो ऐसे में अगर जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, तो मदर पे कितना इम्पैक्ट होता है और उसमें बच्चे पे कितना इम्पैक्ट आता है? देखिए, यहाँ पर मदर के इम्पैक्ट की अगर हम शुरुआत से बात करें, जैसे मैंने स्टार्टिंग में तो चलिए पीसीओडी, रिकरेंट अबॉर्शन, इन सब चीज़ों को ले लिया था। लेकिन अब हम 2 सिनेरियो लेके चलते हैं, 2 एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। पहली वो सिचुएशन जिसमें पेशेंट को ऑलरेडी शुगर है। जिस पेशेंट को ऑलरेडी शुगर है वो इंसुलिन या मेडिसिन पे है, तो आप ये मान के चलिएगा कि उसकी आईज़, किडनी पर भी थोड़ा-थोड़ा इम्पैक्ट आना, जिसे हम रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी कहते हैं, शुरू हो चुका होता है अगर पेशेंट को 10 से 15 साल शुगर है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि यह पेशेंट जब प्रेगनेंसी में इसका बीपी बढ़ेगा या हीमोडायनामिकली चेंज आएँगे, तो उसकी आईज़ पे, किडनी पे बहुत ज़्यादा चांस होंगे, और हो सकता है उसमें से वो डैमेज बढ़ जाए। तो जिनको प्रेगनेंसी से पहले शुगर है, तो उन्हें सबसे पहले तो ये रूल आउट कराना होता है कि उनके ऑर्गन में डैमेज ऑलरेडी शुरू तो नहीं हो गया, वो नेफ्रोपैथी की तरफ या रेटिनोपैथी की तरफ या वास्कुलरपैथी की तरफ जा तो नहीं रहे। क्योंकि अगर ऐसा हो रहे हैं, तो बहुत बार हम पेशेंट को कई बार मना भी कर देते हैं कि आप प्रेगनेंसी प्लान मत करिए, आपकी किडनी डैमेज हो जाएगी, आपको बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। उसके बाद हमें प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए जिन लोग को शुगर है, और फॉलिक एसिड का सेवन वो पहले से शुरू कर दें। अब ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इस पेशेंट को क्या रिस्क है? अगर हम बात करें पेशेंट की
किडनी से रिलेटेड इन सब से वो रिस्क तो है, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट हमेशा हाइपरटेंसिव होगा, ये 99% श्योर होता है। जिन लोगों का शुगर बढ़ा होता है, वो यूजुअली ओबीस होते हैं, उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, और जो पीआईएच के चांसेस हैं वो लगभग 10 टाइम्स बढ़ जाते हैं। यानी प्रेगनेंसी में जो बीपी बढ़ने के चांस अब बढ़ेंगे। जब प्रेगनेंसी में बीपी बढ़ेगा तो एपिलेप्सी कह लीजिए या दौरे एक्लैम्प्सिया कहना चाहिए, दौरे पड़ने के चांस बढ़ जाएँगे। तो पेशेंट की जो बॉडी है उसमें वो हेड टू टो मेरे अनुसार कोई ऐसा ऑर्गन नहीं बचेगा जिस पे अफेक्ट आए। साथ में अगर पेशेंट की नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाए, क्योंकि जब शुगर होता है तो बेबी मैक्रोसोमिया यानी बेबी का वेट ज़्यादा होता है, जिसकी वज़ह से नॉर्मल डिलीवरी होने की संभावना कम हो जाती है। सिज़ेरियन होगा तो अपने आप में एक सर्जिकल आपका इम्प्लीकेशन हमारे बिना चाहते हुए ऐड हो गया, साथ में सूजन का इन्फेक्शन हो गया। तो अगर हम सारी चीज़ों को कोरिलेट करें तो शुगर हेड से लेके पैर तक कोई ऐसा ऑर्गन नहीं हुआ जिसको अफेक्ट ना करके जाए। तो मैटरनल मोर्टेलिटी के चांस क्यों बढ़ जाएँगे? क्योंकि बेबी का साइज़ बड़ा होता है, पानी ज़्यादा होता है, प्लेसेंटा बड़ा होता है तो पीपीएच के चांस ज़्यादा होता है, ब्लीडिंग ज़्यादा होगी तो मैटरनल मोर्टेलिटी का रिस्क बढ़ जाएगा। तो सारी चीज़ें कहना चाहिए कि विशियस साइकिल है। आप मोटे हुए, इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हुआ, प्रेगनेंसी में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो इसमें शुगर और बढ़ गया, उसके साथ में बीपी बढ़ गया, बीपी के साथ में बेबी के सिज़ेरियन होने के चांस हो गए, सिज़ेरियन होने के चांस के साथ-साथ पीपीएच का रिस्क ज़्यादा है, आपको इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म का रिस्क ज़्यादा है। तो सारी ही चीज़ें, शुरुआत तो सिर्फ एक शुगर की हुई, लेकिन आप ये देखेंगे कि ओवरऑल पूरा सिनेरियो मदर के लिए एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी में कन्वर्ट हो गया। वहीं अगर हम बच्चे की बात करें, तो बच्चे का जैसे कंजेनिटल मैल्फॉर्मेशन तो मैंने आपको बताया ही, उसके अलावा सडन आईयूडी, जैसे कहते हैं कि माँ को पता ही नहीं चलता कि बच्चा पेट में कुछ कब खत्म हो गया। उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है कि मदर और बेबी का जो प्लेसेंटा ब्लड है, उसमें जो ब्लड सप्लाई है, वो सडनली हैम्पर हो जाती है और मदर को इस चीज़ का आइडिया नहीं होता। और वो सबसे ज़्यादा दुखदाई होता है डॉक्टर धनंजय आज के समय में भी। क्यों? क्योंकि जिस माँ और बच्चे के लिए माँ एक्सपेक्ट कर रही है 8 महीने तक, साढ़े 8 महीने तक, और अचानक से जब उसे पता चलता है कि बच्चा पेट में खत्म हो गया, तो बहुत ही ट्रेजिक पूरी फैमिली के लिए हो जाता है। क्योंकि कहीं न कहीं जो शुरुआत के अबॉर्शन है उसमें इंसान अपने मन को समझा लेता है कि हाँ, चलो सफाई हो गई या बच्चा दिखता था। लेकिन पूरे दिन पे जब बच्चा खत्म होता है तो आप ये समझिए कि पूरा घर का जो सिस्टम है वो अंदर तक हिल जाता है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों? तो शुगर केवल शुगर नहीं है, बच्चे और माँ की डांट से संबंधित चीज़ें हैं। तो यही वाली चीज़ें हमें कहीं न कहीं सोसाइटी को बतानी है कि शुगर को केवल शुगर ना माना जाए। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि डायबिटीज़ केवल एक शुगर की प्रॉब्लम या फास्टिंग और एचबीएवन.सी नंबर की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि एक कंप्लीट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस से शुरू होकर के पीसीओडी, फिर जेस्टेशनल डायबिटीज़, फिर डायबिटीज़, उसके बाद से ओबेसिटी, फैटी लीवर, और ये सारी पूरी कंप्लीट मेटाबॉलिक डिजीज़ का एक दूसरे से लिंकेज हो जाता है, और ये एक कॉम्प्लिकेशंस के रूप में प्रेगनेंसी के बाद भी वो एक चैलेंज बन जाता है। इवन जेस्टेशनल डायबिटीज के पेशेंट्स में आपने देखा होगा कि बाद में उसको ओवर डायबिटीज में वो कन्वर्ट हो गई कि वो डायबिटीज की पेशेंट हो गई। तो ये एक मेटाबॉलिक सिग्नल है। और आपने दूसरा पॉइंट भी बड़ा सही उठाया कि जो आर्गन डैमेज भी एक बहुत बड़ा कारण है। इसीलिए हम लोग जैसे 7 आर्गन प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क पे बात करते हैं कि 7 आर्गन्स मेनली अफेक्ट होते हैं। सबसे पहले कि हार्ट, आई, लीवर, फीट, पेंक्रियाज, किडनी, नर्व और ब्रेन, ये जो 7 आर्गन्स हैं, अब इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करें? यूजुअली आप जेस्टेशनल डायबिटीज के पेशेंट्स को क्या सजेशन देती हैं कि ये कर लो ताकि तुम्हारे न सिर्फ बच्चे का रिस्क, अगली पीढ़ी को सेव कर सको, बच्चे को बचा सको, बल्कि खुद भी सेफ हो सको और आगे जेस्टेशनल डायबिटीज से ओवर डायबिटीज में कन्वर्ट होने से बच सको। है ना? डॉक्टर धनंजय, आपकी एक बात का जवाब देने से पहले अभी मुझे एक पॉइंट याद आया। वो पॉइंट मैं बताना चाहूँगी इन जनरल बिल्कुल। सबको। हम्म, मेरी मेरी एक आदत है कि मैं ओपीडी में जैसे ही पेशेंट का 6-7 मंथ चल रहा होता है, चाहे उसका शुगर बिल्कुल नॉर्मल हो, बट मैं उनको अलग से मीठा खाने के लिए चॉकलेट, आइसक्रीम इनके लिए कंप्लीटली प्रोहिबिट कर देती हूँ। क्यों कर देती हूँ उसका आप समझिएगा। हम लोग जो इंडियन हैं या हम भारतीय हैं, हमारे किचन में मीठा ना चाहते हुए भी इतना होता है कि हमें एडिशनल मीठे की आवश्यकता नहीं है। तो बहुत सारे लोग आजकल ऐसा होता है 7-8 मंथ में कहते हैं, मैम हम ऐसा क्या करें कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो? तो मैंने सबसे पहले कहती हूँ कि अपना चॉकलेट का और आइसक्रीम का प्रेम त्याग दो। क्योंकि जहाँ आपने यह त्यागा और आपने प्रोटीन डाइट लेना शुरू किया, आप खुद ही नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाओगे, क्योंकि बेबी जितना हेल्दी होता है, मैं इनको फिर एग्जांपल में ऐसे समझाती हूँ कि आपने
मैं आपको रोज़ चॉकलेट या आइसक्रीम या बच्चा आपका सामने है, बाहर है, आप उसे हुँ, देखोगे तो चबी हो जाएगा। जब वो चबी होगा तो वो नॉर्मल डिलीवर कैसे होगा? ये हुँ, आप ये देखिए फैटी बच्चे 3.5-4 किलो का बच्चा नॉर्मल डिलीवरी कराने में सबको दिक्कत होगी। हुँ, वहीं अगर आप प्रोटीन ज़्यादा खाएँगे तो बच्चे का मसल मास बढ़ेगा मतलब मसल्स बढ़ेगी। लेकिन वो हुँ, 2.5-3 किलो का होगा उसको आप आराम से खुश रह पाएँगे। तो हुँ, इन जनरल हमारी सोसाइटी में ये बात अंदर तक परकोलेट होने की ज़रूरत है कि प्रेगनेंसी को एज़ सच खाने के फेस्टिवल में ना एन्जॉय करें। सीरियसली बताती हूँ डॉक्टर धनंजय, हाँ, पेशेंट जैसे ही प्रेग्नेंट होता है डेली 2-2 चॉकलेट, वेरी गुड। 2-2 आइसक्रीम और वो हुँ, प्रेगनेंसी में एक ही चीज़ पूछ रहे थे, "आप क्या खाएँ? हम क्या खाएँ?" मैं उनसे हुँ, कहती हूँ, "आप खाओ कम, आप एक्सरसाइज़ ज़्यादा करो, आप वो करो। प्रेगनेंसी कोई खाने के लिए नहीं बनी है कि हमने 2 व्यक्तियों का खाना खाना है, 3 का खाना यस, खाना है।" हुँ, यहाँ थोड़ा-सा हमें सोसाइटी को ये जगाने की ज़रूरत है। दूसरा, बिल्कुल, अभी आपने जो पूछा कि अगर प्रेगनेंसी में शुगर है, तो हम उसे कैसे मैनेज करते हैं या कैसे समझाते हैं? सबसे पहले तो आज के समय में हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है उसने भी जो रिकमेंडेशन जारी की हुई है कि जैसे ही आपके पास में प्रेग्नेंट पेशेंट आता है उसका हमें ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट करना होता है। 75 ग्राम ग्लूकोज हम पिलाते हैं और 2 घंटे बाद उसका शुगर चेक कर लेते हैं। अगर वो 140 से ऊपर हुआ, इररिस्पेक्टिव कि उसने खाना कब खाया है, तो वो हमारा जीडीएम के केस में आ जाता है। और अगर वो 140 से नीचे है तो हम जीटीटी कराते हैं चैलेंज टेस्ट फिर से 24-28 वीक में। जैसे ही हमारा चैलेंज टेस्ट पॉजिटिव आया, शुगर का हमारा 140 से ऊपर आ गया, तो हम पेशेंट को कह देते हैं कि अब आप दिन में 6 बार शुगर नाप के हमें एक चार्ट दिखा दीजिए। उस चार्ट में हमें बताना होता है कि बिफोर ब्रेकफास्ट आप करेंगे, 2 घंटे बाद ऐसे लंच से पहले और डिनर के बाद, खाने से पहले और खाने के 2 घंटे बाद। उसमें हम बोल दे देते हैं पेशेंट को कि फास्टिंग प्रेफरेबली आपको 100 से नीचे रखना है और खाने के बाद 2 घंटे बाद का आपका 120 से कम होना चाहिए। 2 हफ्ते तक पेशेंट को स्ट्रिक्ट डाइट कंट्रोल पे रखा जाता है, उसे कोई मेडिसिन नहीं दी जाती। आधा घंटा एक्सरसाइज और एक चार्ट दे दिया जाता है, डाइट चार्ट, जिसमें स्ट्रिक्टली बताया जाता है कि आपको अलग से कहीं से कोई मीठा नहीं खाएँगे, आलू-चावल नहीं खाएँगे, आपके आटे में भी हो सके चने, जौ का आटा मिक्स हो, ये एक रूटीन एडवाइस है। अगर 2 हफ्ते बाद हमें लगता है कि पेशेंट का शुगर चार्ट जो हम चाहते हैं उस लेवल पर आ रहा है, मतलब फास्टिंग 100 से कम और 2 घंटे बाद वाला 120 से कम, तो पेशेंट से कहते हैं कि आप ठीक है, बिल्कुल कंट्रोल है, आप कंट्रोल यही रखिए 2 हफ्ते पर, लेकिन हमें एक बार चार्ट दिखाते रहिएगा क्योंकि बहुत बार डॉक्टर धनंजय ऐसा होता है, पेशेंट को जैसे ही हमने 2 हफ्ते कंट्रोल रखा, पेशेंट कहता है मैं खुश। मतलब मैंने जीसीटी पॉज़िटिव आया था बट मैं डाइट कंट्रोल से हूँ, तो पता चलता है वो 1 महीने बाद वो अपनी नॉर्मल डाइट पे खा रहा था और उसके बाद जो शुगर लेवल होते हैं, वो अचानक से बढ़े हुए आते हैं। तो हम इन पेशेंट्स को ये कहते हैं कि आप 2 हफ्ते में एक बार हमें चार्ट ज़रूर दिखाते रहिए, जिससे हमें कंप्लायंस पता हो कि आप हमारी बात को फ़ॉलो कर रहे हैं और अगर बढ़ रहा है शुगर तो हम एटलीस्ट उसमें मेडिसिन ऐड कर सकें। अब हम अगर मेडिसिन की बात करें तो सबसे कॉमन जो उसमें आता है इंसुलिन। इंसुलिन सबसे सेफ कैटेगरी है, लेकिन हमारे लो सोशियोइकोनॉमिक स्ट्रेटा कह लीजिए या मिडिल लो भी कह लीजिए और बहुत से लोगों के मन में डर भी होता है। उन्हें लगता है कि पेट पे हम इंजेक्शन लगाएँगे, हमारे बच्चे को डैमेज हो जाएगा। चलिए हम उन्हें बता भी देते हैं कि आप टाइप पे, लेकिन एक दिमाग में साइकी होती है कि इंजेक्शन नहीं लगवाना है। तो ऐसे में हम पेशेंट को मेटफॉर्मिन पर भी रख देते हैं। उसके एलएफटी, टीएफटी का ध्यान रखना होता है क्योंकि मेटफॉर्मिन किडनी को भी अफेक्ट आता है। तो ये सारी चीज़ें लेते हुए हम अपने टारगेट को अचीव करते हैं। अभी स्टार्टिंग में हमारा ठीक चला, लेकिन 24-28 वीक पर जैसे वेल नोन साइंटिफिक फैक्ट है कि जितना भी आपका शुगर कंट्रोल चल रहा था वो उस टाइम बढ़ना फिर से शुरू होगा क्योंकि बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस फिर से बढ़ेगा। तो वहां पर हम उसको रीअसेस करते हैं कि उस जगह जाकर कहीं हमारा इंसुलिन बढ़ तो नहीं रहा है। रही बात, अगर हम फीटल मॉनिटरिंग की बात करें तो जो हमारे रूटीन चेकअप है उसमें हम क्या ऐड करते हैं, एनबीएनटी स्कैन, नॉर्मल स्कैन सबका होता है, लेवल 2 होता है, लेकिन फीटल इको इसमें मस्ट हो जाता है। जैसे ही हमारा पेशेंट जीडीएम का निकल कर आता है, पहले हम ऑप्शन देते हैं लो रिस्क प्रेगनेंसी में कि ठीक है, आपकी चॉइस है कि आप बच्चे के दिल की जाँच यानी फीटल इको कराना चाहते हैं, नहीं कराना चाहते। लेकिन जीडीएम के केस में ये मैंडेटरी होता है कि हमें हार्ट की एब्नॉर्मैलिटी को रूल आउट करना ही करना है। साथ में 28 वीक पर उसका डॉपलर होना ज़रूरी होता है कि बेबी कहीं पॉलीहाइड्रोमियोस की तरफ ना जा रहा हो, और 32 वीक पर डॉपलर, और फिर जहाँ बात आती है इंडक्शन की या डिलीवरी की, तो डायबिटिक के जो पेशेंट्स हैं उनकी लंग मैच्योरिटी लेट होती है। मतलब जहाँ अगर हम 37 वीक पर लोगों को कह देते हैं कि आपके बच्चे की लंग्स मैच्योर हो गई हैं, डायबिटिक में हम ये मैच्योरिटी 38-39 वीक मान के चलते हैं। लेकिन साथ में हमें मैक्रोसोमिया का बहुत ध्यान रखना होता है, यानी बच्चा ओवरवेट ना हो जाए। लेकिन जितना हमारा शुगर कंट्रोल अच्छा होगा, मैं सब लोगों को भी जानकारी दे दूँ, जितना आपका शुगर कंट्रोल अच्छा होगा, उतनी ही बच्चे के ओवरवेट होने के चांस कम हो जाएँगे
उतने ही आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांस बढ़ जाएँगे। तो शुगर कंट्रोल इसलिए ज़रूरी है कि आपका बच्चा आराम से हेल्दी नॉर्मल डिलीवर हो। साथ में अगर आपका शुगर अनकंट्रोल रहा, तो डिलीवरी के फ़ौरन बाद बच्चा हाइपोग्लाइसेमिया में चला जाता है, क्योंकि हम जो मदर को दवाई दे रहे होते हैं, इंसुलिन दे रहे होते हैं, वो बेबी पे अफ़ेक्ट डालते हैं। तो अगर हमारा प्रीनेटल या डिलीवरी से पहले प्री डिलीवर फेज़ में हमारा शुगर नॉर्मल है, तो बच्चे के भी हाइपोग्लाइसीमिया यानी शुगर कम होने के चांस कम हो जाएँगे। तो ओवरऑल सिनेरियो है, डाइट हो, इंसुलिन हो, मेटफॉर्मिन हो, व्हाटएवर योर चॉइस, डिसीज़न आपका हो सकता है कि आप टैबलेट लेना चाहते हैं, इंसुलिन लेना चाहते हैं, लेकिन शुगर कंट्रोल मस्ट है आपके लिए, आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए, आपके बच्चे की सेफ्टी के लिए। बिल्कुल, आपने बड़ा सही बताया कि कैसे जो है ना अब अगर डायबिटीज़ को कैसे प्रिवेंट करें और आपने पहले ही उनको अवेयर कर दिया। इसी के लिए हम लोग एक जनरल एक्रोनिम यूज़ करते हैं रेस्ट। रेस्ट में ये होता है कि रिवर्स द रूट कॉज़ कि चाहे वो रूट कॉज़ इंसुलिन रेजिस्टेंस हो, इन्फ्लेमेशन हो, गट माइक्रोबायोम अल्टरेशन हो या स्ट्रेस हो, ओबेसिटी हो, तो रूट कॉज़ को रिवर्स करिए। ईट स्मार्टली एंड एक्सरसाइज डेली। उसके बाद से स्ट्रेस एंड स्लीप मैनेजमेंट, टेस्ट एंड ट्रैकिंग। ये रेस्ट मेथड जो एक्रोनिम है, ये आपके जेस्टेशनल डायबिटीज में कितना इफेक्टिव है? देखिए, यहाँ पर डॉक्टर धनंजय एक चेंज ये आएगा कि हम कॉज़ को ठीक नहीं कर सकते। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस है, प्रेगनेंसी इज़ अ वेल नोन थिंग कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा ही होगा। अब ये बिल्कुल। आपकी हेरिडिटिकल जीन है कि आप कितना उसके लिए रेजिस्टेंस डेवलप करेंगे। अगर हुँ, आपके हेरिडिटरी में नहीं होगा तो आपको शुगर नहीं बढ़ेगा। चाहे आप हुँ, चॉकलेट भी खा लें, आप लीन एंड थिन हैं, आपका बॉडी स्ट्रक्चर ठीक है, तो आपको शुगर नहीं बढ़ेगा। लेकिन जिनको प्रोन होना है, उनको होना है। ये हुँ, एक फैक्ट है। दूसरा जो हमारा अब आता है मैनेजमेंट। हुँ, तो मैनेजमेंट हम कॉम्प्लिकेशन कर सकते हैं, प्रिवेंट हम हुँ, कॉम्प्लिकेशन कर सकते हैं। लेकिन बिल्कुल। हम ऐसे डिसीज़ के रूप को उसको यहाँ शायद कंट्रोल नहीं कर पाएँगे। हुँ, हम हुँ, सिर्फ मॉडिफाई कर पाएँगे कि हम शुगर अच्छा कंट्रोल कर लें और उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ें। बिल्कुल आपने सही कहा। कुछ देर पहले आपने बोल रही थी कि 2 लोगों का खाना। ये एक बड़ा मिथ होता है कि जब भी प्रेगनेंसी डिटेक्ट हुआ तो एक मिथ होता है कि अब इसके जच्चा और बच्चा दोनों का ध्यान रखना है इसलिए इसका खाना डबल कर दो। अब इसे 2 लोगों का खाना खाना है। मदर है, मदर इन लॉ है, हस्बैंड है, जो भी अपना प्रेम दिखाना चाहते हैं तो चॉकलेट, टॉफ़ी ले आकर के देंगे कि वो अपना प्रेम का इज़हार करने के लिए। ये मिथ कितना जेस्टेशनल डायबिटीज़ के लिए घातक है और इसको कैसे देखती हैं? देखिए, मैं इसमें ना लोगों को अपनी प्रिमिटिव उस पे ले जाती हूँ। जब हमारे आज से 30-40 साल पहले हमारे घरों में, गाँव में घर होते थे, बड़े घर होते थे, काम बहुत होता था और जो भी हम खाते थे, चाहे हम गुड़ खाते थे या मीठा खाते थे, तो हमारे इतने वर्कआउट में वो सब कुछ बराबर हो जाता था और ओबेसिटी का इंसिडेंस कम होता था। हुँ, अब हमारे साथ में क्या हो गया कि चाहे हम उस टाइम कितना भी घी खिला रहे थे, अगर मैं उस टाइम की डिलीवरी की बात करूँ डॉक्टर धनंजय, तो आपने हुँ, सुना होगा कि हमारे यहाँ जब डिलीवरी होती है, जापा होता है, जिसे जापा बोलते हैं, हुँ, तो मायके से 5 किलो घी आएगा और ससुराल से 8 किलो घी आएगा और अगर वो घी नहीं आया, तो ये हुँ, कहा जाएगा आपने बहू या बेटी का जापा अच्छे से नहीं किया। हुँ, तो वो उस समय के हिसाब से बिल्कुल सही था। क्यों? हुँ, क्योंकि हमारे पास में आयरन का सोर्स सिर्फ़ और सिर्फ़ गुड़ था और हुँ, विटामिन डी सी का सोर्स घी था। और हमारे हुँ, पास इतना काम था, फीमेल्स के पास इतना काम था कि वो डिलीवरी में 6-6 किलो या 10-10 किलो घी खाकर भी 3 महीने बाद वो अपनी नॉर्मल बॉडी शेप में होती थी। ये हुँ, एक सच्चाई है, लेकिन अब बिल्कुल। हमारे साथ क्या हम प्यार का इज़हार तो वैसे ही करना चाहते हुँ, हैं और ऊपर से हमारे पास खाने की प्लेंटी बहुत हो गई है। रात के बिल्कुल। 12 बजे भी ज़ोमैटो आपको जो चाहे सप्लाई कर सकता है, आपका रसगुल्ला हुँ, खाने का मन है। हुँ, लेकिन हमने यह नहीं सोचा कि हमारे लाइफ़स्टाइल चेंज हो गया है। तो हमें हुँ, यहाँ लोगों को यह बताने की ज़रूरत है कि जैसे छोटे बच्चे को आप चॉकलेट या चिप्स देने के लिए मना करते हैं ना, ये कहते हैं नहीं बच्चे ये हार्मफुल है। तो माँ के पेट के अंदर जो बच्चा है, वो भी तो लाइव चीज़ है। हुँ, आज आप माँ को पैम्पर करने के लिए रोज़ चॉकलेट खिला रहे हैं, क्या बच्चा जब बाहर आएगा, तो क्या आप उसे रोज़ चॉकलेट देना पसंद करेंगे? तो ये मेरा सबसे साधारण तरीका होता है कि जब बच्चा पेट में है, तो आप ये समझिए कि आपने उसकी परवरिश शुरू कर दी। जिस तरह से उसे बाहर आने पे आप टैकल करेंगे, यहाँ पर भी ऐसे ही टैकल करिए। मतलब बिल चॉकलेट चल सकती है, क्रेविंग हो रही है, 1 पीस के बराबर चल सकती है, जैसे हम बच्चे को मनाने के लिए देते हैं। या हफ्ते में 1 बार चीट मील चल सकता है कि हाँ, बच्चे का चलो 1 दिन का बाहर खाने का मन है, हफ्ते में 1 दिन डिसाइड कर लेते हैं। तो हुँ, यहाँ हमें थोड़ा-सा चीज़ों को सोचना होगा कि पेट के अंदर जो बच्चा है, इट्स जस्ट लाइक बेबी आउटसाइड। यहाँ हम देख ही तो नहीं पा रहे, लेकिन इसकी भी परवरिश वैसे ही करनी चाहिए। जहाँ आप उसको जंक फूड मना करते हैं, आप इनको भी अनहेल्दी जंक फूड मना करिए। वहाँ आप उनको रोज़ भी चॉकलेट, टॉफ़ी नहीं देंगे, तो यहाँ भी नहीं देना है। तो वही चीज़ें जब हमारे दिमाग में रहेंगी और ये याद रहेगा कि पुराना समय अलग था, आज का समय अलग है,
जब समय बदल गया, काम करने का ढंग बदल गया, लाइफस्टाइल बदल गया, नाउ इट्स आवर चांस कि हम भी अपना सोच बदलें। हम अगर कराना चाहते तो 1 घंटे उनके साथ जिम में एक्सरसाइज करें और कराएँ। वो मेरे प्रेग्नेंट पेशेंट्स के लिए ज़्यादा अच्छा होगा बजाए उसके वो आप प्यार के साथ रोज़ 1 या 2 चॉकलेट खिलाएँ। बिल्कुल, आपने बड़ा सही कहा कि बेबी केयर जो है अब डिलीवरी के बाद नहीं शुरू होती है, बल्कि ड्यूरिंग ऐसे प्रेगनेंसी ही ही बेबी बिल्कुल, केयर आपको शुरू करनी पड़ेगी। बच्चे का कैसे परवरिश करना है वो प्रेगनेंसी स्टेज से ही उसको कंसीडर करना शुरू कर दें। बिल्कुल। अब अगला जो इशू आता है कि यूजुअली हम लोग देखते हैं कि फास्टिंग शुगर नॉर्मल है, लेकिन ब्लड शुगर स्पाइक कर रहा है, 200 जा रहा है, 300 जा रहा है, ठीक है। इसीलिए हम लोगों ने सीजीएम का ट्रेंड कि कोई भी पेशेंट का फाइनल प्लान देने से पहले एक सीजीएम से 7 डेज का ट्रेंड समझते हैं। तो क्या आपके जिस्टेशनल डायबिटीज के केस में भी ऐसा होता है कि उसका फास्टिंग शुगर तो नॉर्मल है, लेकिन पीपी शुगर 200 प्लस 300 प्लस जा रहा है, और उसमें सीजीएम कितना इफेक्टिव हो सकता है? इसके बारे में आपका क्या अनुभव है? हमारे साथ में डॉक्टर धनंजय ये होता है कि अगर हम पेशेंट को अपने आप मैनेज कर पा रहे हैं मेटफॉर्मिन और इंसुलिन पे फास्टिंग पीपी दोनों हमारा कंट्रोल्ड है क्योंकि हमारे लिए भी पीपी बहुत इंपॉर्टेंट होता है हुँ, क्योंकि स्पाइक जाएगा तो वो ब्लड बेबी को भी इनडायरेक्टली अफेक्ट करेगा तो उसको हुँ, हम हल्के में नहीं लेते। अगर हमारा केस हाई रिस्क पे जा रहा होता तो हम एक बार फिजिशियन की ओपिनियन ले लेते हैं, लेकिन मैंने जो अभी आपने बात बोली ये चीज ऑब्जर्व जब की है जब हमारा पेशेंट जो डाइट होता है क्योंकि पेशेंट को क्रेविंग होती है और हमारे प्रेग्नेंट पेशेंट की क्रेविंग नॉर्मल पेशेंट से बहुत ज़्यादा होती है। ये एक सच्चाई है क्योंकि उसे जब भूख लगती है तो बहुत ज़्यादा लगती है। तो बहुत बार तो डाइट प्लान को गड़बड़ करता है। एक चीज़ मैंने ये ऑब्ज़र्व की। दूसरा क्या होता है जो हमारे पेशेंट मेटफॉर्मिन के होते हैं, मैंने उनमें ये चीज़ ज़्यादा ऑब्ज़र्व की है। क्योंकि हुँ, इंसुलिन के साथ होता है हम मिक्सडार्ट देते हैं। उसमें 30-70 वाला कॉम्बिनेशन हम यूजुअली यूज़ करते हैं। तो वो इनिशियल स्पाइक को रोक लेता है। लेकिन मेटफॉर्मिन का इफ़ेक्ट आने में टाइम लगता है। तो मैंने अधिकतर जो अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस की अगर बात करूँ तो ये स्पाइक्स मेटफॉर्मिन के साथ ज़्यादा देखे हैं और अगर हुँ, मेरी ऐसी स्पाइक्स ज़्यादा आती हैं तो मैं फिर थोड़ा-सा इंसुलिन ऐड करना प्रेफ़र करती हूँ, लॉन्ग लास्टिंग अलोंग विद द मेटफॉर्मिन। तो मैंने हुँ। अपनी तरफ से ये बनाया हुआ और अगर फिर भी लगता है तो मैं फिर फिजिशियन को रेफ़र कर देती हूँ क्योंकि हमें लगता है कि हमसे बेटर जो न्यूअर इंसुलिन है, नई चीज़ों का यूज़ है वो बेटर कर पाते हैं। हुँ। अच्छा, कोई ऐसा मोमेंट जब किसी जेस्टेशनल डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को आपने एक्सप्लेन किया हो कि आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, वो तुरंत शॉक्ड रह गई हो, और ऐसे पेशेंट्स को फिर आप कैसे काउंसलिंग करती हैं? डॉक्टर धनंजय आजकल सबसे बड़ी समस्या पेशेंट को समझाना ही हो गया है। सच्चाई बताते हैं। कोई भी चीज़ है पेशेंट अपना प्रीऑक्युपाइड माइंड लेके चलता है। हालाँकि एआई के जहाँ हमें फ़ायदे हैं, नुकसान भी हैं। एआई से हमें बेनिफिट तो मिल जाता है। हम पेशेंट को कह देते हैं ठीक है आपको हमारी बात पे भरोसा नहीं हो रहा, जस्ट गो एंड स्टडी। आप इसे गूगल कर लो पता चल जाएगा कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। लेकिन फिर भी पेशेंट को कन्विंस करने के लिए जो मैं तरीका अपनाती हूँ वो यूजुअली HbA1c का अपनाती हूँ। HbA1c क्या होता है कि हमारी प्रेगनेंसी का अगर हम कट ऑफ देखें जो एक हेल्दी कट ऑफ है, जो हमारे हाई रिस्क प्रेगनेंसी मैनेजमेंट कहते हैं वो 5 है। 5 से हुँ, ऊपर अगर किसी भी समय पेशेंट का प्रेगनेंसी में आ रहा है तो हम पेशेंट को कह देते हैं कि आप हाई रिस्क पर जा रहे हैं और इसीलिए आपका जो जीसीटी आ रहा है, जो बढ़ा हुआ आ रहा है, ये आपका इससे इनडायरेक्टली कोरिलेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप शुगर को इंस्टेंट शुगर को तो आप डिनाई कर सकते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन HbA1c क्योंकि 3 महीने का रिकॉर्ड दिखा देता है, मुझे उससे बहुत सहूलियत हो जाती है कि जहाँ HbA1c 5 से ऊपर गया तो मैं उनको बता देती हूँ कि हाई रिस्क रिकमेंडेशन HbA1c के लिए ये है। साथ में ये तब पेशेंट थोड़ा-सा हमारी बातों से कन्विंस हो जाता है क्योंकि एक रैंडम ब्लड शुगर पे तो मैंने मोस्टली देखा है डॉक्टर धनंजय पेशेंट मानने को तैयार ही नहीं होता कि वो जीडीएम की तरफ है क्योंकि जीडीएम के साथ बहुत सारी चीज़ें ऐड हो जाती हैं। उसका मीठा खाना बंद हो गया, लाइफ़स्टाइल चेंज हो गया, उसके घर वालों से हमने चॉकलेट लेने के लिए मना कर दिया, तो डेफ़िनिटली मुश्किल होता है। फिर उसके अलावा अगर सपोज़ करो मुझे लगता है कि पेशेंट फिर भी चीट मील कर रहा है या डाइट प्लान को प्रॉपर फ़ॉलो नहीं कर रहा है, तो हमारा जो 6 टाइम्स ब्लड शुगर है, हम उसकी सहारा लेते हैं, कि ठीक है, आप हमारी किसी भी बात से नहीं मान रहे, आप हमें हर 2 हफ्ते पे अपना चार्ट दिखाते रहिए। अगर ये हमारा चार्ट ठीक रहा तो ठीक है, हम आपको अलाउ कर देंगे। लेकिन जहाँ चार्ट गड़बड़ है, वहाँ आपको रेस्ट्रिक्ट कर देंगे। तो इस बात पे जाके फाइनली मान जाता है पेशेंट कि हाँ, मैं शुगर चार्टिंग करता रहूँगा, जहाँ मेरा शुगर गड़बड़ होगा, आप मुझे टोक दीजिएगा। हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो आपने सही कहा। अब प्रेग्नेंट लेडीज़ को जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, वो को ऐसी कौन-सी 3 चीज़ें करके अपने आप को सेफ कर सके, या फिर अभी जो प्रेग्नेंट हो रही है उसकी फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, और उसके बच्चे में एक तो डायबिटीज़ का रिस्क प्लस उसके भी जेस्टेशनल डायबिटीज़ का रिस्क कम हो जाए। प्रेग्नेंट होने कंसीव करने का प्लान कर रही है। इसमें 3 सिंपल सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं कि डेली एट लीस्ट 30 मिनट्स वॉक, मिनिमम 30 मिनट्स वॉक आपकी होनी चाहिए।
आपको मीठी का प्यार छोड़ देना होगा, हेल्दी डाइट लीजिए, क्योंकि मीठी का प्यार चाहे प्रेगनेंसी हो या प्रेगनेंसी नहीं है, हमारे लिए कभी भी कोई फ़ायदा नहीं देने वाला। अगर आप अपनी डाइट चेंज करके रखेंगी तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। और तीसरी चीज़, पूरे के पूरे घर का एक एटमॉस्फेयर बना लीजिए कि हाँ, मीठा घर के लिए अच्छा नहीं होता है, तो जो भी मिठाई है, वो बहुत रेस्ट्रिक्ट अमाउंट में खाई जाए। तो एक्सरसाइज़, डाइट और अपना लाइफ़स्टाइल, ये हमें बहुत फ़र्क पड़ता है। और अगर मैं आपसे बात करूँ डॉक्टर धनंजय, तो मुझे लगता है कि हमारे पूरे समाज को ही इन तीनों चीज़ों पे काम करना चाहिए। जैसे मोदी जी लगातार कहते हैं ना कि फैट कम, तो मैं चाहूँगी कि फैट के साथ ना मीठा और जोड़ दें, कि मीठा भी कम खाना चाहिए। तो दोनों चीज़ें जुड़ेंगी तो और अच्छा इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी में देखा जाएगा। और दूसरा, हमारे साथ ना एक सोसाइटी में एक बहुत प्रॉब्लम और भी है, हम लोग ना विदेशी लोगों से कंपेयर करते हैं। डॉक्टर धनंजय, आपने भी देखा होगा, हमेशा मरीज़ कहता है आके कि विदेशों में तो सबकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, हमारी क्यों नहीं होती? तो मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। आपने देखा होगा कि विदेशी जो प्योर कार्बोहाइड्रेट है या मीठा है, हमारे कंपैरिज़न में बहुत कम खाते हैं। हम मीठे के बहुत शौकीन होते हैं। हम शॉर्ट स्टेचर्ड हैं, हम ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं। हमारे यहाँ ओबेसिटी एपिडेमिक के रूप में सामने आ रहा है। तीनों चीज़ों में जब हम कंट्रोल होंगे तो करेंगे तो हमारा भी नॉर्मल डिलीवरी रेट उनसे एट पार होगा। तो शुरुआत हमें खुद से करनी है, अपने घरों से करनी है, अपनी किचन से करनी है। तो यही हमें लोगों को समझाना है कि चीज़ें अपने आप से शुरू करिए, रिज़ल्ट ठीक से तभी आ पाएगा, तभी आप कंपेयर कर पाएँगे सोसाइटी। बिल्कुल, आपने बड़ा सही कहा कि विदेशों से जो कंपेयर करते हैं, हेल्थ का जब नाम आता है तो सबसे पहला नाम आता है जापान का। जापान में लोग जो है, जापानीज़ टेक्निक होती है उनकी 5 मिनट फास्ट एंड 5 मिनट स्लो वॉकिंग, जिसे जापानीज़ इंटरमिटेंट वॉकिंग मेथड, जिसके कारण उनका एक तो वेट मैनेज रहता है और उनका डाइट भी प्रॉपर छोटे-छोटे प्लेट्स में वो लेते हैं, प्रॉपर प्रोटीन रिच डाइट लेते हैं, तो उनका डाइट भी बैलेंस होता है, वो रेगुलर एक्सरसाइज भी करते हैं और इसीलिए जापान में ओबेसिटी और डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम्स इतनी कॉमन नहीं है जितनी कि इंडिया में। और इंडिया को इसीलिए डायबिटीज कैपिटल कहा जाने लगा, क्योंकि हमने लाइफस्टाइल तो चेंज कर लिया, लाइफस्टाइल तो कंफर्टेबल कर लिया, लेकिन उसके लिए जो एक्सरसाइज और डाइट और प्रोसेस्ड फूड और ये सारी चीजें की, जो हमारे लिए जो हमारा आराम है वही हमारे लिए घातक बन गया। तो अब इसके लिए एक और चीज जो अब तक आपने प्रेग्नेंट लेडीज के लिए बहुत सारे एडवाइस बताए कि क्या करना चाहिए, लेकिन एक एडवाइस अब मैं चाहूंगा उनके पतियों के लिए, हस्बैंड्स के लिए, जो उनकी बड़ी केयर करना चाहते हैं, वो क्या करें एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए कि जिससे कि वो अपने आने वाले बच्चे की भी केयर कर सकें और अपनी लव्ड वन की भी केयर कर सकें। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, तो इसके लिए मैं कहूँगी टेंडर लविंग केयर। टेंडर लविंग केयर का मतलब होता है कि आप इतने वो भी नहीं हो जाइए कि जैसे आपने अपने एग्ज़ाम्पल के साथ कहा था ना कि आप उसे खाने से पैम्पर कर रहे हैं, ऐसा भी मत करिए। खुद भी फिट रहिए, खुद भी जिम जाइए, एक्सरसाइज़ करिए, उनको भी कराइए। उनके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट आपके द्वारा कराई गई एक्सरसाइज़ और प्रोटीन डाइट होगा, रादर देन आप उनको फूड के रूप में ओवर कार्बोहाइड्रेट मीठे के रूप में पैम्पर करने की कोशिश करें। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी वो ये है कि जब कोई मिसहैप हो जाए, बुरा मत मानिएगा, हमारी सोसाइटी में एक ट्रेंड है कि अगर पेशेंट का अबॉर्शन हो जाता है और पेशेंट को शुगर है, मैं आपको सच बताती हूँ, हस्बैंड और उनकी पूरी फैमिली पेशेंट को ब्लेम करने लग जाती है। क्या पेशेंट नहीं चाहती है कि उसका बच्चा स्वस्थ हो, ठीक हो? उसे भी पता है उसके साथ प्रॉब्लम है, उसे भी पता है ट्रॉमा से वो गुज़रेगी, उसे भी पता है डीएनसी उसके साथ होगी। तो अगर कोई मिसहैप हो जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के साथ अगर शुगर है, जैसे मैंने आपको बताया, हर एक कॉम्प्लिकेशन का रिस्क ज़्यादा होगा, चाहे वो बच्चे की मैलफॉर्मेशन का हो, आईयूडी का हो, अबॉर्शन का हो। तो उसके साथ खड़े होइए, उस समय उनको ब्लेम मत करिएगा, क्योंकि उस समय उसे आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है। अगर आपको ऐसा लग भी रहा है कि शुगर हम जितना अच्छा कंट्रोल कर पा रहे थे, पेशेंट नहीं कर पा रहा, बट दैट इज़ नॉट दैट टाइम, यह वो समय नहीं है जब आप उस चीज़ का ज़िक्र करें, क्योंकि पेशेंट भी परेशान है। तो आपके माध्यम से सबसे कहूँगी कि साथ दीजिए, एक्सरसाइज़ कराइए, डाइट कंट्रोल करिए, उनकी डाइट पे ध्यान दीजिए, लेकिन इश्योर ना करें कि कोई प्रॉब्लम आ जाए तो ब्लेम मत करिए। वो पेशेंट भी चाहती थी एक स्वस्थ बच्चा, खुशहाल बच्चा उसके घर में, परिवार में आए। हाँ, जब उस ट्रेजेडी से वो बाहर आ जाएँ, तब चलिए कि हाँ, चलिए नई शुरुआत करते हैं। बस यही संदेश देना चाहूँगी। आपने बिल्कुल सही कहा कि जो है ना, आपको सुख और दुख दोनों में वाइफ का साथ देना है। केवल सुख में क्रेडिट लीजिए और दुख में उसको ब्लेम करिए, ये अच्छा नहीं। आपने 7 फेरे लिए हैं कि साथ साथ सुख और दुख में साथ रहने के लिए,
तो बिल्कुल। उस समय भी जब वो बच्चे को जन्म देती है, तो जिस समय खुशियों में आप साथ रहते हैं, तो अगर बाय द वे कुछ मिसहैपनिंग हो गई, कुछ दुख आ गया, तो उसमें भी वही। वाइफ का पूरा साथ दीजिए। ये आपने बिल्कुल सही कहा। अब आपने बड़ा अच्छी चीजें बताई कि कैसे जो है ना, हम लोग भी जैसे अपने 7 ऑर्गन प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क में कहते हैं कि सिर्फ डायबिटीज के पेशेंट को मत प्रोटेक्ट करिए, बल्कि उसकी नेक्स्ट जनरेशन जिसको भी रिस्क बढ़ गया है कि डायबिटीज, अगर फादर और मदर डायबिटिक हैं तो बच्चे में डायबिटीज होने का रिस्क बढ़ गया, तो ये बंद तो नहीं किया सकता, मन बिल्कुल रोका तो नहीं सकता, लेकिन रिस्क को कम किया जा सकता है। अगर हमने रिस्क फैक्टर घटा दिए बच्चे में, अगर बच्चा प्रॉपर डाइट ले रहा है, प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहा है, स्ट्रेस को मैनेज कर रहा है, वेट को मैनेज कर रहा है, तो फादर और मदर के डायबिटीज होने के बावजूद भी बच्चे में डायबिटीज होने का रिस्क कम हो सकता है। क्योंकि जेनेटिक्स, जो जीन तभी ओवर्ट होंगे, तभी उसमें एक्सप्रेस होंगे जब उसमें रिस्क फैक्टर होगा। रिस्क फैक्टर नहीं होगा तो जीन जो डायबिटीज के हैं वो उसमें एक्सप्रेस नहीं हो पाएंगे, और फिर उसमें डायबिटीज होने का खतरा कम हो जाएगा। अब आपने बहुत कुछ डायबिटीज पेशेंट के, जो प्रेग्नेंट डायबिटीज लेडीज हैं उनके लिए बताया, लेकिन अब चलते चलते एक लास्ट सवाल है हमारा, जो प्रेग्नेंट लेडीज के लिए है, कि एक कॉमन एडवाइस जो सभी प्रेग्नेंट लेडीज को आप देना चाहेंगी इररिस्पेक्टिव ऑफ डायबिटीज, कि क्योंकि ये बहुत सारे डायबिटीज पेशेंट्स और प्रेग्नेंट लेडीज देखेंगी आपके वीडियो को, और एज ए गायनेकोलॉजिस्ट उनके लिए एक क्या कॉमन संदेश देना चाहेंगी, जिससे कि वो एक अच्छे स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकें। मैं डॉक्टर धनंजय आपके माध्यम से कहना चाहूंगी, प्रेगनेंसी जीवन की एक अवस्था है, इसको एंजॉय करिए। इसे ओवर पैम्पर भी मत करिए, इसकी ज्यादा कि मैं बहुत ज्यादा खाऊं, मैं बहुत ज्यादा लेटी रहूं, मैं आराम करूं, नहीं। ये लाइफ की स्टेज है, अपने कैरियर का भी काम करती रहिए, अपनी आगे जो पढ़ाई है, मैं कहूंगी प्रेगनेंसी के दौरान कभी मत छोड़िएगा, अनटिल अनलेस आपके साथ में कोई कॉम्प्लिकेशन है। अपने आप को ध्यान रखिए, एक अच्छी लाइफ़स्टाइल, एक्सरसाइज़, डाइट प्लानिंग सब कुछ अच्छा करिए, सब अच्छा होगा। ईश्वर हमेशा आपके साथ है, लेकिन चीज़ों को ओवर करके करना भी कहीं न कहीं घातक होता है। अगर आप चाहते हैं कि पहले लोगों की तरह जैसे नॉर्मल डिलीवरी होती थी, हमारी भी नॉर्मल डिलीवरी हो, तो डॉक्टर की एडवाइस तो फॉलो करिए, लेकिन लाइफ़स्टाइल भी वही फॉलो करिए जिसमें वो लेडी 2 से 3 घंटे रिगरस काम करती थी, एक्सरसाइज़ करती थी। उनका घर में काम करने का जो ढंग होता था, उसी से नॉर्मल डिलीवरी आराम से हो जाती थी। तो डॉक्टर की एडवाइस और अच्छा लाइफ़स्टाइल और अच्छा खाना और फॉलिक एसिड और जो भी सप्लीमेंटेशन आपको डॉक्टर दे रहे हैं, उसको फ़ॉलो करना, उनकी एडवाइस को फ़ॉलो करना, आपके लिए हमेशा सेहतमंद रहेगा और आपको बड़े खतरे से बचाएगा। बिल्कुल, आपने सही कहा। अगर एक लाइन में कहा जाए तो ये कि डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो करिए और पूर्वजों की लाइफ़स्टाइल को फॉलो करिए, तो बिल्कुल, इससे आप स्वस्थ रहेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो चलिए, थैंक यू मैडम कि आपने इतना अच्छा इन्फॉर्मेटिव नॉलेज और इतना सारा ज्ञान इतने कम शब्दों में दिया, इसके लिए, और अपना बिजी शेड्यूल में भी आप टाइम निकाल के आई उसके लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। वेलकम मैम।